आपका पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सर्च में रहता है। बिल्कुल सही बोला, मुझे ट्विटर पे लोग टैग करते रहते हैं कि वो 4 फंड कौन से हैं, वो 4 फंड Yes. कौन से हैं। तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली यहाँ पे दिखाऊंगा भी। बिल्कुल हम सिस्टम को रिग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियरली आपके सामने यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो यू कैन सी, मैं यहाँ पे थोड़ा एनोटेट करके भी आपको बता देता हूँ, 25 करोड़ 49 लाख एंड 19,347 रुपीज़ इस समय आप मेरे पोर्टफोलियो में देख रहे हैं। सो ये जो आपने फिगर दिखाया है 25.5 करोड़ ऑलमोस्ट, तो ये कैसे एक्यूमुलेट किया गया, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया गया, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और कब हुई? तो ये जर्नी जो है वो 2016 में शुरू हुई एंड कितने अमाउंट से शुरू हुई थी मैं ये ज़रूर दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक भी छुपी हुई है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी जो ऑडियंस है ना वृंदा, वो मिस्टेक ना करे ये वाली। सो आपने बीच में आर्बिट्राज फंड्स दिखाए थे कि आपने काफ़ी सारा पैसा पार्क कर रखा है वहाँ पे और वहाँ से आप एसटीपी कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द अमाउंट जिसकी आप एसटीपी अभी कर रहे हो? कोशिश ये है कि 18 महीने के अंदर अंदर मेरा ये सारा आर्बिट्राज फंड जो है, अदर देन दी असला बारूद आई नीड एंड दी emergency fund I need, I will shift the entire amount to my core equity funds. आप लोग चाहते हैं कि हम वृंदा का भी जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका भी रिव्यू करें, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि वृंदा का भी पोर्टफोलियो बताओ। मैं आपको बता दूं कि करोड़ों में पोर्टफोलियो है इनका भी। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं भैया नहीं, ऐसे ही चल रहा है काम। हाँ जी, हम मेरे को क्यों फंसा रहे हो? अरे मेरा पोर्टफोलियो भाई पब्लिक जा रहा है, तुम्हारा भी जाना चाहिए, पता चलना चाहिए सबको, है ना। स्टार्टिंग में तो हमने 4 फंड्स बोला था, यहाँ तक आते आते ये 35 कैसे हो गए? तो यहाँ पे वाला मीम चलना चाहिए ना, ये सब दोगलापन है कि हम दुनिया को बोलते हैं 3-4 फंड रखो, खुद के पास जो है 35 फंड रखे हुए हैं। एग्जैक्टली क्यों? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका द मनी पॉडकास्ट पे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाला हूँ। कैसे रिव्यू करूँगा, कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ तक पहुँचा आज और आगे के क्या टारगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, प्रूफ के साथ जो है वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, आपने कमेंट्स में नीचे बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो और क्या सोचते हैं आप लोग, और साथ में याद रखना है कि भाई ऐसे हेटरेट वेटरेट नहीं फैलानी है, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे। याद रखें इस वीडियो को देखने से पहले, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। तो ये सब मेरे डिसीजंस हैं, मैंने सीख के जो भी कर पाया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी गलतियां भी हैं, वो भी आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूंगा, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी द मनी पॉडकास्ट की। एंड एज यूजुअल हमारे साथ हैं कौन? वृंदा। वृंदा नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बड़ा टफ वीडियो होने वाला है, राइट। पब्लिकली जो है हम लोग मेरा पोर्टफोलियो जो है वो आने वाला है। और एक बात गाइज मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वृंदा का भी जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका भी रिव्यू करें, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि वृंदा का भी पोर्टफोलियो बताओ। मैं आपको बता दूं कि करोड़ों में पोर्टफोलियो है इनका भी। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं भैया नहीं, ऐसे ही चल रहा है काम। हाँ जी, हम मेरे को क्यों फंसा रहे हो? अरे मेरा पोर्टफोलियो भाई पब्लिक जा रहा है, तुम्हारा भी जाना चाहिए, पता चलना चाहिए सबको, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो करेंगे ये भी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने पोर्टफोलियो की बात करी और आपका पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सर्च में रहता है कि क्या है पोर्टफोलियो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या करंट पोर्टफोलियो साइज है। तो आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे ट्विटर पे लोग टैग करते रहते हैं कि वो 4 फंड कौन से हैं, वो 4 फंड कौन से हैं। तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली यहाँ पे दिखाऊंगा भी, राइट। और मैं क्या सोच रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के बारे में, मैंने क्या सोच के बनाया, आगे क्या सोच रहा हूँ, सारी बातें करूँगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर सबसे, भाई ये हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये कोई ब्रैग करने के लिए या दिखावे के लिए कि देखो मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड एक रीज़न ये भी है, वैसे मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि हम अपनी वेल्थ को प्राइवेट ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बट एक इशू ये है कि मैं पढ़ाता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो मैं जब म्यूचुअल फंड्स पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पूरा पोर्टफोलियो खोल के अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहा होता हूँ कि मैंने ये फंड क्यों लिया था, या स्टूडेंट्स के कहने पे कुछ फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग रिसर्च करके आते हैं, उनके लिए कुछ छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ उन्हें दिखाने के लिए कि क्या होगा। क्योंकि हमारी कम्युनिटी ऐसी नहीं है कि कोर्स के बाद खत्म हो जाती है, बहुत लंबा चलती है। तो प्लीज़ ये पोर्टफोलियो पब्लिक में पहले से ही अवेलेबल है, फिगर अवेलेबल है, कुछ पता है 4 फंड्स में इन्वेस्ट होता है, लेकिन अब मैं इसको डिटेल में यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सब भी देख पाएँ, राइट, और समझ पाएँ, कुछ सीखने को मिले तो सीख पाएँ। तो प्लीज़ इसे किसी तरह का ब्रैगिंग या बोस्टिंग या ऐसा कुछ मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए कर रहे हैं, नॉलेज पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई हमारा पर्पज़ नहीं है। सो पोर्टफोलियो साइज़ कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंटली मेरा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, राइट,
इक्विटी प्लस डेट और आर्बिट्राज, ये जो टोटल मिला के मैंने म्यूचुअल फंड्स और डीमैट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो वो 31 करोड़ के आसपास होगा, और अपनी वाइफ का भी अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट जोड़ लूँ तो वो 33-34 करोड़ के आसपास जाता है। एंड इसमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम वगैरह जोड़ दें तो थोड़ा सा वो और ऊपर निकल जाता है, राइट। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। याद रखें इसमें मेरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, ए बी कुछ स्टार्टअप्स में अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, एंड आई थिंक बस मैंने इतनी जगहों पे इन्वेस्ट कर रखा है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, डीमैट हो गया, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, स्टार्टअप्स, और ये सारी चीज़ें हो गई। और एंड येस, ये मैं आपको अपने बिजनेस की नेटवर्थ नहीं बता रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट इतना है, मेरे बिजनेस का रेवेन्यू इतना है तो उसका मल्टीपल करके मैं आपको कोई प्रॉफिट बता रहा हूँ। नो, दिस इज द अमाउंट विच आई हैव इन्वेस्टेड, द रियल इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर आप मेरी इंडिविजुअली बात करें तो डीमैट प्लस अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड्स की तो अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ के आसपास होगा। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे हम फोकस करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड व्हाट इज द XIRR जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी। राइट, तो मैं आपको एग्जैक्ट अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बता देता हूँ। जो अमाउंट है एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग देखेंगे भी, अराउंड 25 करोड़ के आसपास, 25-25.5 करोड़ के आसपास सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, यानी कि 31 करोड़ में से जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो आपका जो है वो डीमैट के थ्रू इन्वेस्टेड है। मैं डीमैट के थ्रू क्यों बोल रहा हूँ वृंदा, क्योंकि इसमें लोग सोचते हैं डीमैट के थ्रू मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स कर रखा है। येस, डायरेक्ट स्टॉक्स हैं मेरे पास, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं मेरे पास, राइट, लेकिन ETF भी है, तो इसलिए मैं डीमैट बोलता हूँ कि डीमैट के थ्रू मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स और ETF में इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप लगा सकते हैं लगभग 5.5 करोड़ के आसपास का डायरेक्ट स्टॉक्स और ETF है मेरे पास, और 25-25 करोड़ के आसपास का जो है वो म्यूचुअल फंड है। अभी हम एग्जैक्ट फिगर्स भी देख लेंगे, राइट। सो ये जो आपने फिगर बताया म्यूचुअल फंड में 25 करोड़ या 25.5 करोड़ रुपए, तो उसका प्रूफ कहाँ पे है, अगर प्रूफ आप दिखा पाओ। ये बात बहुत आपने अच्छी पूछी कि प्रूफ तो होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई आज की इस दुनिया में ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फेक चीज़ें जो है वो घटती रहती हैं, और अगर हम प्रूफ ना दिखाएं तो हम भी फिर उसी में शामिल हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ वृंदा, राइट, और सब लोग देख सकते हैं एकदम। सबसे पहले वो अमाउंट की बात कर लेते हैं कि वो अमाउंट जो है, तो ये सामने आप देख रहे हैं मैं पावर अप मनी की ऐप यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और पावर अप मनी की ऐप जो है मेरा पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा एक साथ एग्रीगेट करके मुझे यहाँ पे दिखा रही है, right. अब इसलिए मैं इसको ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैंने ये जो है वो फिगर डाला है और ये ऐप है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैं ऐप को एक्चुअली मैं आपके सामने यूज़ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, ओके। तो बिल्कुल हम सिस्टम को रिग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियरली आपके सामने यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो यू कैन सी, मैं यहाँ पे थोड़ा एनोटेट करके भी आपको बता देता हूँ, 25 करोड़ 49 लाख एंड 19,347 रुपीज़ इस समय आप मेरे पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, राइट। और इसी को आगे और डिटेल में जो है जो आप चार फंड वाली बातें हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। पावर अप मनी पे आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखेगा, बहुत सिंपल है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप पावर अप मनी को डाउनलोड कीजिए, आपका फोन और आपका पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, उसे फीड इन कीजिए, एक OTP आएगा वो डालिए और आपका पूरा पोर्टफोलियो आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ऐप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने में बहुत हेल्प करती है। सो ये जो आपने फिगर दिखाया है 25.5 करोड़ ऑलमोस्ट, तो ये कैसे एक्यूमुलेट किया गया, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया गया, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और कब हुई? तो ये जर्नी जो है वो 2016 में शुरू हुई एंड कितने अमाउंट से शुरू हुई थी मैं ये ज़रूर दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक भी छुपी हुई है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी जो ऑडियंस है ना वृंदा, वो मिस्टेक ना करे ये वाली। तो इसलिए मैं सबसे बार बार बोलता हूँ कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप हमारे काम से तो सीखेंगे ही, लेकिन हमारी गलतियों से भी आप सीख सकते हैं ताकि वो गलतियां आप रिपीट ना करें। अब मैं आपको ले चलता हूं कि किस अमाउंट से मैंने शुरुआत किया था और कौन सी डेट पे मैंने, मतलब कौन से मंथ मैंने शुरुआत किया। तो बैलेंस देखिएगा जरा उस समय क्या था, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। तो पावर अप मनी ऐप में जब आते हैं तो अब इसमें अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मौका मिलता है अपनी ग्रोथ देखने का, अपने पाप देखने का, अपनी गलतियां देखने का और अपनी अच्छी बातें देखने का। आप जा सकते हैं हिस्ट्री में, एंड जैसे आप हिस्ट्री में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ओवरव्यू, राइट। तो ओवरव्यू में आपको दिखाई देता है, पूरी टाइमलाइन नजर आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ें तो ये अगर आप देख रहे हैं तो लगभग आपको अमाउंट दिख रहा है 8,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर रखा है और -8 रुपये का जो है वो रिटर्न दिख रहा है। ये बात हो रही है आपसे 2017 की, राइट। और अगर आप और पीछे आएंगे तो आप देखते जाएंगे सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं 30 अक्टूबर 2016।
सितंबर 2016 को मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी और 30 अक्टूबर 2016 को आप लोग देख सकते हैं कि 2000 रुपए इन्वेस्टेड और 21 रुपए का गेन था मेरे प्रॉफिट। 121 रुपए का गेन था, राइट, मेरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर टोटल मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं, राइट। एक तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट का ग्राफ भी ऊपर बढ़ा है और साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट और अमाउंट जो मेरा गेन है बेसिकली उसके जो अमाउंट इन्वेस्टेड है और जो अमाउंट टोटल वैल्यू अभी पोर्टफोलियो चल रही है उसमें भी डिफरेंस बढ़ा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं लास्ट में शेयर करने वाला हूँ, राइट, जो मुझसे हुई थी और मैं चाहता हूँ वो कोई ना करे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ वो मिस्टेक कोई ना करे। सो दिस इज हाउ यू नो द जर्नी लुक्स लाइक। इसमें आपने ये समझना है कि ये एक दिन में नहीं बनी है चीज़ें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने समय इन्वेस्ट किया है। पैसे तो किए ही हैं और समय भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है। 2016 से अगर आप देखें तो 2000 महीने की SIP शुरू हुई होगी तो आज हम 2025 में बैठे हैं, लगभग 9 साल 10 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। सो जैसे कि आपने दिखाया, सो 2016 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 30th अक्टूबर एंड 2016, यस, ठीक है। तो आपकी 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके बाद अब जो हम बैलेंस देख पा रहे हैं दैट इज 25.5 करोड़। ये कैसे, मतलब 2000 रुपए से तो नहीं बन सकते 25 करोड़ रुपए। आई थिंक आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा और ये बात सबको समझनी है कि ना 2000 रुपए से नहीं बन सकते हैं, राइट। आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको एक्टिव इनकम के साथ अपने खर्चे कंट्रोल में रखने पड़ेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। एंड कोई मुझसे पूछता है ना कि बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर लिए, मैं तो बोलता हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक्चुअली में गेम जो है वो शुरू हुई है, राइट। अब अगर देखें ओवरऑल मुझे पोर्टफोलियो पे कोई बहुत अराउंड 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। किसी के लिए 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बट अब मेरे पोर्टफोलियो पे देखें 20 करोड़ पे लगा के मैंने 4.7 करोड़ रुपीस कमा रखे हैं और ऐसे डीमैट में भी कुछ होगा प्रॉफिट्स कुछ करोड़ में। सो व्हाट आई वांट टू से, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मैं तो ये मानता हूँ अपने आप को, राइट। और वो जो गलती है उस गलती की वजह से जो बहुत नुकसान हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो लास्ट में करूंगा। बट अभी के लिए पॉइंट ये है कि प्लीज इस भ्रम में ना रहें कि 2000 रुपये महीने से 25 करोड़ रुपए बन गए 10 साल के अंदर, नहीं होता है ऐसे। आपको इनकम बढ़ानी है, खर्चों पे कंट्रोल रखना है और अपनी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बहुत अच्छे से आपको सोच समझ के करनी है, तभी आपका वो फिगर जो है, जो भी आप फिगर आप सोच के बैठे हैं वो अचीव हो पाएगा, राइट। सो आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो अमाउंट तो दिखा दिया, पोर्टफोलियो नहीं बोलूंगे, म्यूचुअल फंड वाला अमाउंट दिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है इस टाइम पे, आपका इन्वेस्टेड प्लस रिटर्न्स मिला के जो टोटल वैल्यू है आपने बहुत क्लियरली दिखा दिया है, राइट। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब इस पे जो आपको रिटर्न्स होते हैं जो आप कमा रहे हो इस पैसे पे, ठीक है, वो आप कैसे मेजर करते हो? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने वृंदा। एक बात मैं फिर से बोलूंगा, मैं अभी इन्वेस्टिंग फेज में हूँ, मैं इस समय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, A। B, जब रिटर्न्स मेजर करने की बारी आती है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो है XIRR, और वो भी आपको इस ऐप में जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, आप मेरे साथ यहाँ पे देख भी सकते हो। तो XIRR अगर आपको देखें पोर्टफोलियो लेवल पे इट इज़ 14.46% के आसपास, राइट। आई होप मैं इसको सही पढ़ पा रहा हूँ, 14.46 है जो हमें XIRR यहाँ पे मिल रहा है। अभी जंप करने की जरूरत नहीं है, राइट। वैसे तो सच बताऊँ, अगर आप मुझसे पूछें, माई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14% ओनली, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 14.46% के आसपास मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, right. इसमें ट्विस्ट है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन है कि इसमें ट्विस्ट क्या है। इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें मेरे इक्विटी फंड्स तो हैं ही जो प्योर इक्विटी हैं, इसमें मेरे ऐसे भी फंड्स हैं जिनका टारगेट ही होता है कि 6-7% रिटर्न कमाएं वो, कौन से फंड्स? आर्बिट्राज फंड्स, राइट। तो वो हम आगे जब पोर्टफोलियो को और डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा और मेरे पास क्यों है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड प्लीज़ यहाँ पे मुझे मत बोलिएगा कि यार XIRR का मतलब बता दो, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग समझते होंगे, आप सिंपली जो है वो गूगल करके इसको देख सकते हैं। सो गोइंग बैक, यस, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा बेस फाउंडेशन कितनी बड़ी हो रही है, कैपिटल में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 नंबर 2 जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे XIRR कितना मिल रहा है, राइट। एंड ये जो XIRR है, दिस इज अ पोर्टफोलियो लेवल XIRR। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी समझें कि मेरे इक्विटी जो फंड्स हैं उस पर मुझे कितना XIRR आ रहा है, और उसमें भी पता है क्या बात है, उस फंड में जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें कितना XIRR आ रहा है, राइट। मान लीजिए मैंने अब इस 25 करोड़ 50 लाख के पोर्टफोलियो में किसी फंड में 1 लाख रुपए डाल रखे हैं और उसमें मेरा XIRR जो -5% है, -3% है या 4% है, सी वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, राइट। बट जिस फंड में मैंने लेटेस्ट से 2 करोड़ रुपए डाल रखे हैं, 10 करोड़ रुपए डाल रखे हैं, उस फंड पे अगर मेरा XIRR अगर -3% है भाई, तो फिर दिल में धक धक होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं ज़रा। सो मैं आपको फंड लेवल XIRR पे ले जाता हूँ, राइट। लेट्स गो टू दी ऐप, और इसी ऐप में फॉर एग्जांपल अगर हम अभी यहाँ पे थे और जब मैं अपने
35 एक्टिव फंड्स पे क्लिक करता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। 35 फंड्स क्यों हैं, राइट। तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल फंड्स, राइट। ऑल फंड्स में जब आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस दिख जाते हैं। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक ये फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, राइट। इसमें अगर आप XIRR देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको यहाँ पे जो है एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसको वापस ले जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैं इन्वेस्टमेंट के बदले यहाँ पे XIRR कर देता हूँ। सो देयर इज अ XIRR ऑफ 17%, राइट। और मुझे तो ये लग रहा है कि भाई मैं कुछ अलग ही जीवन में जी रहा हूँ। 17% का XIRR अगर मुझे मिल रहा है तो इट्स अमेजिंग, मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसमें देखिए कि मैंने इन्वेस्ट कितना कर रखा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप अमाउंट अगर आप देखेंगे तो वो है अराउंड 9 करोड़ 13 लाख 668,790, राइट। एंड लेट मी टेल यू के अभी आप जब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करूंगा, राइट, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स अभी पिछले 2-3 दिन में करी जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो ये अराउंड 9.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, राइट। और मैंने क्यों करी, क्या करा, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ऐसे अगर आप देखें नीचे एक आर्बिट्राज फंड है, आर्बिट्राज फंड का XIRR देखिए आप, जैसे मैंने बताया था ये 6-7% रिटर्न कमाने के लिए बने होते हैं, तो उसमें 6-7% के आसपास का XIRR आ रहा है। देन अगेन ICICI का आर्बिट्राज फंड है, उसमें भी 6% का XIRR आ रहा है। अब अभी देखिए मल्टी एसेट फंड, अब इसमें आप अमाउंट देखिएगा कि मैंने इसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रखा है, और मेरे लिए एक सब्सटैंशियल फंड है, अराउंड 1 करोड़ 79 लाख के आसपास इसमें इन्वेस्टेड है, और 2 करोड़ 24 लाख के आसपास में बन गया। और ये फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट शायद 2023 में शुरू करी है। सो माय ओल्डेस्ट फंड इज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जिसको मैंने शुरू किया था 2018 में। उससे पहले आई वाज डूइंग इंडेक्स फंड्स, उसका भी मैं आपको XIRR दिखाऊंगा, जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, राइट। एंड देन अब मैंने एक सेकंड फंड ये सेलेक्ट किया, मल्टी एसेट फंड। अगेन गाइज ये सब आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुझे अराउंड 17% के आसपास का मैंने आपको दिखाया कि इस फंड के अंदर भी XIRR जो है वो मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, जो फंड जैसे आप ये देखें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें भी आपको 16% का XIRR मिल रहा है। एंड जितने भी आप मेरे फंड्स देखेंगे, मेनली देखिए मैं अपना फंड किसको बोलता हूँ, जिसमें 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हो। या तो नंबर 1 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो उसके अंदर, या फिर उसे 7-8 साल से पुराना हो चुका हो, राइट। एंड नाउ लेट्स डिस्कस दी 35 फंड्स थिंग, राइट। आई होप ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। एक्चुअली मतलब जब आपने रिटर्न्स बोलना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को यही चल रहा था कि रिटर्न्स तो बाद में देख लेंगे, पहले ये स्टार्टिंग में तो हमने 4 फंड्स बोला था, यहाँ तक आते आते ये 35 कैसे हो गए। तो यहाँ पे वाला मीम चलना चाहिए ना, ये सब दोगलापन है कि हम दुनिया को बोलते हैं 3-4 फंड रखो, खुद के पास जो है 35 फंड रखे। एग्जैक्टली, क्यों? राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना बनता भी है, राइट। सो नंबर 1 मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें 3-4 तो फ्लेक्स आर्बिट्राज फंड होंगे। तो आर्बिट्राज फंड और फीडर फंड्स, तो सीधा सीधा आप 35 में से 4 तो हटा दीजिए, राइट। वो फीडर फंड्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मुझसे पैसे लेना है, और पैसे लेके मतलब मैं उसमें पैसा डाल के एक बेस बना लेता हूँ, वहाँ से मैं STP करता रहता हूँ अपने मेन इक्विटी फंड्स में। देन इसके अंदर अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसको इन्वेस्टमेंट वाइज ही जाता हूँ, राइट, मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट वाइज ही जाता हूँ, तो आप अगर देखेंगे सबसे नीचे वाले फंड में जाता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट वाइज अगर सॉर्ट कर दूँ, तो आप मुझे पढ़ के बताइएगा क्या क्या फिगर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ मोतीलाल 1,12,000, देन 1,15,000, देन 2,16,000। सी आई डोंट काउंट देम एज माई फंड, एज माई मेन पोर्टफोलियो, राइट। और आपको एक बात मैं और बता दूं वृंदा, आप जानते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाता भी हूँ, और जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाता हूँ ना, यू वोंट बिलीव, मैं बेस्ट इंडेक्स फंड चूज करना सिखा रहा था। तो बेस्ट इंडेक्स फंड चूज करके कई बार ना पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं बाय करके भी दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप कैसे बाय करना है। तो मैं वहाँ पे कुछ बाय कर लिया मैंने, 10,000 का, कभी 20,000 का, कभी 50,000 का, तो वो फंड भी इसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी बात को समझें, उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझें। तो हमारे एक परम मित्र हैं शंकर नाथ सर, वो हमारे पास यहाँ पे आए थे इस स्टूडियो में, तो हमारा पॉडकास्ट हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। उनके पास 84 फंड्स हैं, 84, राइट। तो मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने बोला नीरज कोई बात ही नहीं है यार, 84 फंड्स हैं। एंड लेट मी टेल यू क्यों है, क्योंकि उनकी जो जॉब प्रोफाइल थी उस समय, उनका जो वर्क प्रोफाइल था उस समय, उसमें उनको कुछ चीज़ों पे टेस्ट करना पड़ता था, और उन्होंने छोटे छोटे फंड्स वो भी इकट्ठे कर लिए। प्लीज़ आप समझिए कि अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 फंड होते हैं इस 25 करोड़ 50 लाख को संभालने के लिए, राइट। 8 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आर्बिट्राज हटा दो तो मेरे पास मैक्सिमम 4-5 फंड्स ही हो रहे होते हैं जो कोर इक्विटी फंड्स होते हैं, राइट। अगर आर्बिट्राज हटा दूँ मैं तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि ये जो 35 फंड्स हैं, इनके पीछे की एक स्टोरी है, वो बैक स्टोरी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, राइट। और अब जैसे ये फंड है, राइट, ये ICICI का प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी आपको फंड यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी एक और एंट्री आ रही है ऊपर, ये मैंने संभाल के रखा हुआ, याद है मेरी, क्योंकि ये मैंने इन्वेस्ट किया था रेगुलर मोड में, आप पढ़ पा रहे होंगे, रेगुलर मोड से इन्वेस्ट किया हुआ है,
और ये वही फंड है जिसकी 2000 महीने की SIP गई थी 2016 में जो शुरू 2016 में जो शुरू हुई थी, राइट। अब आप कई लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर 2016 में शुरू हुई तो 60,000 पे कैसे रुक गई है? रोक दी मैंने, गलतियां इंसान से होती हैं, वो क्यों रोकी, कैसे रोकी, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट दिस इज हाउ माय पोर्टफोलियो लुक्स लाइक विद एन XIRR ऑफ 14.46% ओवरऑल। और अगर आप मेरे बड़े फंड्स पे जो मेरा XIRR देखना चाहते हैं तो व्हाट आई एम अर्निंग इज, वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि अगर मैं अपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में देखूं, फॉर एग्जांपल पराग पारिक में मैंने 9 करोड़ समथिंग इन्वेस्ट कर रखे हैं, सो यू कैन सी 17% के आसपास का। देन अगर मैं बात करता हूँ ICICI मल्टी एसेट, अगेन 17% के आसपास का। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अराउंड 16% के आसपास का, राइट। फिर ये आर्बिट्राज आ जाता है, एंड देन ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया है, ये भी मैंने रिसेंटली शुरू किया है 11% के आसपास का। देन ये एक मेरा मोमेंटम फंड है, राइट। इसके भी ऊपर एक स्टोरी है और अब मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील कर रहा हूँ। एंड बंधन निफ्टी 50, आप अगेन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखें तो 15% के आसपास का। सो दिस इज दीज आर द काइंड ऑफ XIRR आई एम गेटिंग ऑन माई इक्विटी फंड। माई एक्सपेक्टेशन इज समवेयर बिटवीन 12 to 14। व्हाट आई एम गेटिंग इज, अगर मैं सबसे बड़े फंड पे देखूँ 17%, उससे छोटे पे देखूँ 17%, उससे छोटे पे देखूँ 16%, आई एम more than happy, I'm not happy, I'm more than happy that I'm able to generate such kind of returns just by investing through म्यूचुअल फंड्स। राइट। सो आपने फंड्स अपने दिखा दिए, अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि आप इन सबको ट्रैक कैसे करते हो कि जो आपके मेजर फंड्स हैं, आपने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उसमें, तो उनको ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं ना इसी बात को लेकर बड़ा परेशान रहता था, बट अब हमारे पास ना एक बड़ा सही स्नैपशॉट अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी ऐप में अगर आप जाते हैं, पावर अप मनी में अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आप अगर देखें, ये जैसे 35 एक्टिव फंड्स का टैब आ रहा है, या आप एग्जैक्टली इसके नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि मेरे जो इनफॉर्म फंड्स हैं वो कितने हैं 20, ऑन ट्रैक फंड्स हैं वो कितने हैं 9, और ऑफ ट्रैक कितने हो गए मेरे पास 1, राइट। कुछ फंड्स ऐसे हैं जैसे आर्बिट्राज फंड, उनको ये रैंकिंग वगैरह नहीं देते हैं, राइट, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो, और मैं आपको अपने फंड्स दिखाता भी हूँ कि कौन सा वाला ऑफ ट्रैक है, डेफिनेटली वो भी आप लोग देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले इन फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ से ये सॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर आप देखें तो 20 फंड्स हैं जो इनफॉर्म चल रहे हैं, राइट, और मेरा जो सबसे बड़ा फंड है वो इनफॉर्म चल रहा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, राइट। वो इनफॉर्म क्यों है, एक अलग से इनके पैरामीटर्स हैं, एंड एक इनका काफी अच्छा फीचर भी है पावर रैंक का, उसके बारे में पावर रैंक का हम लोग उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। तो 2 out of 34 जो इसको रैंक मिला हुआ है, बाकी डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपको स्कोर्स देखने को मिलते हैं, इनको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं। आप एक बार अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जाके आप अपने सारे फंड्स को इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं कि इनफॉर्म कौन सा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑन ट्रैक कौन सा है जो ओके काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, ऑफ ट्रैक कौन सा है जो इधर उधर जा रहा है, और ऑफ ट्रैक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ फॉर्म। नाउ लेट्स सी मेरे कितने फंड्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है। 0, थैंक गॉड। तो इस 0 को सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब बढ़िया मार्क्स मिले हैं मुझे इन्वेस्टिंग में। तो 0 फंड्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है। अब एक बार हम बात करते हैं ऑफ ट्रैक वालों की। ऑफ ट्रैक में अगर आप इंदर देखेंगे तो एक फंड आपको दिख रहा है। अब इस फंड की खासियत क्या है, ये फंड अगेन स्टूडेंट्स को कुछ सिखाते हुए, कुछ बताते हुए खरीदा गया, और अमाउंट देखिए आप इसका अराउंड 3,30,000 रुपीज के आसपास का आपको अमाउंट इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज द अमाउंट, एंड फॉर मी इट इज इमटेरियल। ये सिर्फ एक लर्निंग फंड था मेरा, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, कुछ बच्चों के साथ मैं पार्टिसिपेंट के साथ बात कर रहा तब मैंने इन्वेस्ट किया, एंड ऑनेस्टली शायद मैं इसको कभी भी बेच दूं, मतलब मेरे लिए बिल्कुल अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखें शायद ये मेरे पोर्टफोलियो में होगा ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से ये खास चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे कि आपने अपने सारे के सारे फंड्स को एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको समरी चाहिए तो आपको यही होम पेज पे देखने को मिल जाती है कि ये लीजिए कितने फंड्स जो है आपके इनफॉर्म है, ऑन ट्रैक है, ऑफ ट्रैक है, और कितने फंड्स जो है वो आपके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली आप और पढ़ के, देख के, सीख के अपना डिसीजन जो है वो आराम से ले सकते हैं, राइट। सो जो आपका ऑफ ट्रैक वाला फंड है उसे अभी चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो उसे? बहुत सिंपल है, इट्स वेरी 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 सिंपल। अगेन अगर आपके पास सही ऐप्स हों, सही टूल्स हों तो आप कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ एक ही ऑफ ट्रैक फंड है, राइट, वो हमने देखा भी यहाँ पे, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरे फंड्स में एक ऑफ ट्रैक फंड था, वो इंडेक्स फंड था, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड तो एक्चुअली में बेंचमार्क आप उसको किससे कंपेयर करोगे, वो तो खुद एक बेंचमार्क है। अगर मैं और ऑन ट्रैक कैटेगरी में एक बार जाता हूँ, राइट, और ऑन ट्रैक कैटेगरी में जाने के बाद मैं ये सब मेरे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेट अस से मैं टाटा स्मॉल कैप फंड में जाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑन ट्रैक दिखा रहा है मुझे, लेकिन साथ में आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनके पास ना एक पावर रैंक है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पावर रैंक के बाद अगर आप देखेंगे तो एक व्यू लीडर बोर्ड का आपके पास बटन है, आप बस इस पर क्लिक कीजिए। अब इस कैटेगरी में जो फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंड सबसे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि टॉप वाले में जाके इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो आप अपने हिसाब से अब इन फंड्स पे एनालिसिस कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। आप उस हिसाब से बाकी जो
इसी कैटेगरी में डिफरेंट फंड्स हैं, उन पे आप एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके जो करंट फंड है उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो बाकी में हैं और वो सस्टेनेबल क्वालिटीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली अपने फंड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। राइट। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पावर रैंक आपको मैं दिखा रहा था, ये पावर अप मनी की एलीट सब्सक्रिप्शन का एक ऑफर है, वहां पे आप लोगों को मिलेगा, और ये सब्सक्रिप्शन मैंने खुद अपने पैसों से पे करके लिया है। और साथ में आप लोगों को एक बात और बोलना चाहता हूं कि इस फीचर से आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि आपका फंड जो है वो कौन से रैंक पे समय स्टैंड करता है। एलीट सब्सक्रिप्शन में पावर रैंक के साथ और भी फीचर आते हैं। पावर रैंक का जो फीचर है वो आपको हेल्प करता है अपने फंड्स को सिलेक्ट करने में या फिर किसी फंड से एग्जिट करने में, और इसके साथ और भी डिफरेंट फीचर्स आपको मिलते हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देन एक खास फीचर आपको देखने को मिलता है रैंक ट्रेंड्स का, और वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो रैंक्स हैं ओवर पास्ट 24 मंथ्स कैसे कैसे शिफ्ट हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव हुए हैं। अगेन उससे आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं वो लेने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और एक और फीचर है रीबैलेंसिंग प्लान का। ये एक यूनिक फीचर है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पहले कभी भी अवेलेबल नहीं कराया गया। जनरली लोग रीबैलेंसिंग या तो खुद करते हैं या फिर मैनेजर्स की हेल्प लेते हैं। रीबैलेंसिंग में पावर अप मनी आपके पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करके बताते हैं कि आपको रीबैलेंसिंग की जरूरत है या नहीं। अगर है तो वो आपको गाइड करते हैं कि फंड्स स्विच कैसे करने हैं। रीबैलेंसिंग करते समय आपके टैक्सेस, एग्जिट लोड, एसटीसीजी एटसेट्रा का ध्यान रखा जाता है कि आप लोगों को कोई नुकसान किसी तरीके का ना पहुंचे। एक खास बात और, पावर अप मनी जो है वो एक सेबी रजिस्टर्ड आरआईए है। इनका किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से किसी तरह का एज सच कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनकी जो सजेशंस होते हैं वो 100% अनबायस्ड होते हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा कौन सा फंड ऑन ट्रैक है, कौन सा फंड ऑफ ट्रैक है, और रीबैलेंसिंग का डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो पावर अप मनी आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो आपने बीच में आर्बिट्राज फंड्स दिखाए थे कि आपने काफ़ी सारा पैसा पार्क कर रखा है वहाँ पे, और वहाँ से आप एसटीपी कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द अमाउंट जिसकी आप एसटीपी अभी कर रहे हो? ओके, सो ये डिसीजंस ना बहुत बहुत डिफिकल्ट रहे हैं वृंदा मेरे लिए कि कितना अमाउंट आर्बिट्राज में रखना है, क्या करना है। एंड यू नो स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे आप अच्छे लोगों से मिलते हो, किताबें पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, आप और ज़्यादा सीखते हो। तो वो सब सीख के मुझे समझ आया एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लास्ट में डिस्कस करनी है, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश करी है अब। और मैंने मेरे पास जो भी फंड्स इधर उधर फैले हुए थे, मैंने सबको इकट्ठा किया, आर्बिट्राज में डाला, और आर्बिट्राज से मैंने सिंपल रूल बनाया कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आर्बिट्राज में कुछ पैसा अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचा लूँगा, राइट, ताकि मैं लिक्विडिटी बिल्कुल लूज़ ना कर जाऊँ, राइट। एंड कुछ मेरी वो क्रैश मनी या अपॉर्चुनिटी फंड भी होगा कि ताकि अगर मार्केट में बहुत बड़ा कभी क्रैश आता है, आई एम हैप्पी, वो पैसा अगर 7% अर्न कर रहा है, राइट। एंड मैं आपको यहाँ पे एक बल्कि कोट देना चाहता हूँ कि कैश, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और शायद ये मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, और ये ऐसे कहते हैं कि हॉवर्ड मार्क्स ने बोला है, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला। कैश इज़ नॉट गन पाउडर, कैश इज़ अ लोडेड गन। कैश हेल्प्स यू टू बाय एसेट्स वर्थ $4, $3 फॉर $1। यानी वो आपको 4 रुपए की चीज़ 1 रुपये में खरीदने की पावर देते हैं। और कैश एक सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर है, एक जंग लड़ने का सामान है। अगर आपके पास कैश पड़ा हो तो वो मैं अपना असला बारूद ज़रूर रखना चाहूँगा अपने पास, राइट, और थोड़ा सा इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहूँगा। और उसके अलावा जितना भी मेरा आर्बिट्राज फंड में पैसा है, तो मैंने क्या सिस्टम डेवलप किया है कि मैंने कोशिश ये है कि 18 महीने के अंदर अंदर मेरा सारा आर्बिट्राज फंड जो है, अदर देन दी असला बारूद आई नीड एंड दी emergency fund I need, I will shift the entire amount to my core equity funds, right? Okay. And जो वो मेरे 4 मेन फंड्स हैं उनके अंदर मैं शिफ्ट कर दूंगा थ्रू थ्रू एसटीपीज ओनली, राइट। एंड इसी के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, ये ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कितने की एसटीपी करते हैं महीने की, क्या होता है। सी, मैं एसटीपी के साथ साथ लमसम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप एक बॉल पार्क फिगर देखें तो जब मैं एसटीपी की बात करता हूँ, लमसम मिलाता हूँ, तो 50-60 लाख रुपए महीने के आसपास मैं और मेरी वाइफ मिलकर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसको आप कैसे देखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने जो अमाउंट मेरे सेविंग से, आर्बिट्राज से या मेरी इनकम से निकल के जा रहा है इक्विटी फंड्स में, मैंने आपको वो बताया है, राइट। तो ये है मेरा एसटीपी के आसपास का अमाउंट जो मैंने आपको आसपास एक बॉल पार्क फिगर देने की कोशिश करी। एंड अगेन आई एम हैप्पी डूइंग इट। मुझे ये पैसा पार्क तो करना ही है इक्विटी फंड्स में, क्योंकि ये अगर यहाँ पे रहेगा तो ये अपनी जो पावर है उससे कम जो है मुझे अर्न करके दे रहा होगा। कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन जो है वो उसको खाती जाएगी, राइट। सो ये जो बीच में आपने टाइम बोला कि 18 महीने में ये आपका पैसा एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएगा, सो ये 18 महीने कहाँ से आए और क्यों 18 महीने? आई थिंक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। सो एक ऑप्शन ये था कि मैं सारा पैसा बैंक से उठाता और लो इक्विटी फंड्स के अंदर डाल देता, राइट। एंड
मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो चुकी है, लमसम इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देती है आपको, बट वो साथ में वोलेटिलिटी लेके आती है। Right. तो मान लीजिए मेरे पास आर्बिट्राज में XYZ जो भी अमाउंट में डाल देता, तो उसके साथ जो वोलेटिलिटी आती मार्केट की, और वो जो मुझे रात को सोने में डिस्टर्ब कर दिया। आलोक सर आए थे यहाँ पे, वो बोले थे स्लीप स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, तो हमने कई बार पॉडकास्ट में स्लीप स्कोर की बातचीत करी। तो जो मेरा स्लीप स्कोर बिगड़ता ना, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी लमसम पैसा था उन्हें आर्बिट्राज में डाला, और वहाँ से सिस्टमैटिक तरीके से मैं उनको भेज रहा हूँ अपने इक्विटी फंड्स की तरफ। इवन जो एक्टिव इनकम आ रही है उसको भी सिस्टमैटिक तरीके से मैं भेज रहा हूँ अपने इक्विटी फंड्स की तरफ। एंड यस, कभी मुझे, देखो मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, लेकिन कभी अगर मुझे मौका मिल जाता है कि मेरे पास पैसे हैं, राइट, और अब मार्केट अजीब तरीके से गिरी हुई है, यानी किसी ना किसी ऐसे वजह से गिरी हुई है जो यू नो कोई शॉर्ट टर्म न्यूज़ की वजह से, तो मैं थोड़ा बहुत पैसा के टाइम पे कहीं पे हमें मौका मिला था कि हम डिप्लॉय कर पाएँ। तो ऐसे मौक़ों पे मैं ज़रूर अपने पैसे को डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ। अगेन, कैश इज़ अ सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर, तो मैं उसको वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करता हूँ। सो 15 महीने का लॉजिक या 18 महीने का लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है, आप जितनी कम वोलेटिलिटी चाहते हैं उतना ही पीरियड बढ़ाते जाइए, राइट। तो मैं इसे 12 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था। मेरी इंट्यूशन, मेरे रिस्क एपेटाइट, मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मुझे लगता है कि मैं 18 महीने में अगर सारा पैसा पार्क कर दूंगा तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कैप्चर कर लेगा, और मेरे को वोलेटिलिटी से उतनी परेशानी जो है वो नहीं होगी, राइट। सो बेसिकली टाइम पीरियड आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, ऐसे कुछ लॉजिक नहीं है 18 महीने कहाँ से आएंगे। ऐसा कोई भाई हमने मुहूर्त नहीं निकलवाया, कोई भाई ऐसे कोई हमने कोई कुछ करवा के नहीं पूछा कि 18 महीने। ये मेरे को अपने हिसाब से बड़ा कंफर्टेबल लगा कि मुझे अपना पूरा पैसा 18 महीने में इधर से उधर शिफ्ट करना है, और इमरजेंसी फंड और अपना थोड़ा बहुत कैश बचा के रखना है, तो उसका पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, सो ये जो आपने पूरी जर्नी दिखाई है अपनी 2016 से 2025 तक की अभी, एंड आगे भी चल रही है, तो इसमें क्या क्या लेसन्स आपने सीखे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? सो ये तो एक स्नैपशॉट है, राइट, जो हमने कवर करने की कोशिश करी है, बहुत ऑनेस्टली कवर करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी किसी को लगता है हम कुछ छुपाते हैं, कुछ गलत बताते हैं, तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपके ऑप्टिक्स के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी जर्नी है विच इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स, विच इज़ फुल ऑफ थिंग्स जो मैंने ऑन द गो सीखी हैं, राइट। एंड वही मैं, आप लेसन्स अगर बोल रहे हैं, राइट, तो मैं आपको मिस्टेक्स पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि अगेन आई एम अ बिग चार्ली मंगर फैन। सामने वहाँ पे वृंदा के साइड में अगर आप देखेंगे तो पुअर चार्लीज एल्युमनैक आपको रखी हुई मिलेगी, तो मैं उसके ही लेसन्स के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि चार्ली मंगर हमेशा बोलते हैं इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। ये एक मैथमेटिशियन ने बोला था। अगेन एक बुक का नाम लूंगा, ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई विल डाई, आई विल नेवर गो देयर। सो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वेयर यू विल डाई यू शुड नेवर गो देयर। सबसे बड़ी मिस्टेक वृंदा मैंने क्या करी, मैंने अपने लिक्विडिटी को ओवर एस्टिमेट करा। 2000 महीने की SIP में कर रहा था, मेरी इनकम एटलीस्ट मैं आपको ये तो बता दूं कि इससे तो ज़्यादा थी कि मैं 2000 महीने से ज़्यादा की SIP कर सकता था, राइट। बहुत SIP में उस समय भी कर सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी 2016 में इनकम, लेकिन इतनी थी कि 2000 की तो SIP नहीं होनी चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, राइट। सो मुझे क्या लगता था, लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट, FDs में रखो पैसा, राइट, अपने पास छुपा के रखो भाई पैसे को, भाई, राइट। हमारे को जो है वो फिक्स इनकम मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद भी ना यही चीज़ें कंटिन्यू रही। मेरी इनकम 2016 के बाद 17 में बढ़ी, 18 में बढ़ी, 19 में बढ़ी, 20 में बढ़ी, तो 16, 17, 18, 19 का भी आधा पार्ट आप मान लीजिए, वहाँ तक ना मैंने कभी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ऐसे सीरियसली नहीं लिया, मतलब इन प्रोपोर्शन टू माई इनकम नहीं लिया, राइट। म्यूचुअल फंड की 2000 की FD, वो 2000 की SIP चल रही है, और बाकी सारे पैसे की FD बन रही है। फिर 17, 18, 19 मेरे लर्निंग ईयर्स रहे, मैंने इंडेक्स फंड के बारे में सुना, आप और मैं साथ सीख रहे थे इंडेक्स फंड के बारे में, राइट, एक्टिव फंड्स के बारे में पढ़ा, स्टॉक्स के बारे में पढ़ा। तो 2017, 18, 19, 20 में मेरी एक तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, राइट, कि स्टॉक्स को लेके, म्यूचुअल फंड को लेके। और 21-22 से मैंने फैसला कर लिया कि मैंने अपना अब जो पोर्टफोलियो पूरा फिक्स्ड इनकम की तरफ टिल्टेड था, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं लिक्विडिटी को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते रहता था, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, उसको मैंने ख़त्म करना शुरू किया, और मैंने उस मिस्टेक को सही करना शुरू किया, और मैंने फंड्स वापस, मतलब फंड्स को मैं अपने इक्विटी की तरफ ज़्यादा ले गया, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द लेसन कि हम जनरली हिंदुस्तान में हम लोग जो है वो लिक्विडिटी को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, और उस ओवर एस्टिमेशन के चक्कर में हम लोगों का एक्सपोजर टूवर्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एसेट क्लास दैट इज़ इक्विटी वो काफ़ी कम रह पाता है। एंड तो ये मेरे हिसाब से एक लेसन भी है, एक मिस्टेक भी है, और यू नो आई ओन माई मिस्टेक्स। आपको लगता है कि भाई मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मिस्टेक ना करी हो, राइट। ऐसा मिस्टेक्स ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स और मिस्टेक्स पैरेलल है, अगर आप इंसान हैं तो आपसे गलतियां होंगी भी होंगी, आप बच नहीं सकते उससे। राइट। सो दिस इज वन लेसन ऑफ मिस्टेक यू कैन से। सो और क्या लेसन्स हैं जो आपने इस जर्नी में सीखे हैं? बहुत सारे लेसन्स हैं। एक तो ये मैंने आपको लिक्विडिटी वाली बात बताई। दूसरी बात मुझे लग रही वृंदा के ये भी एक लेसन है जो बहुत लेट समझ में आया कि अगेन आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट मेरे केस में बेस्ट हैं, और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। आप ये मत सोचें कि यार पैसे पड़े हुए हैं, जब मन करेगा तब थोड़ा सा डाल दूंगा, वो रह जाते हैं, वो रह जाते हैं। आप SIP करवाइए, STP के थ्रू करिए। मैंने क्यों बैंक से पैसा निकाल के आर्बिट्राज फंड में डाला और वहाँ से STP लगा दी, उसके भी 2-3 कारण थे। आर्बिट्राज फंड नंबर 1, एक तो आर्बिट्राज फंड टैक्स एफिशिएंट होते हैं, राइट, फॉर पीपल लाइक मी जिनके ऊपर टैक्स ब्रैकेट बहुत बड़ा रहा है, उनके लिए आर्बिट्राज फंड बहुत टैक्स एफिशिएंट होते हैं। 12.5% का लॉन्ग टर्म पे, 20% का शॉर्ट टर्म पे टैक्स लगता है। हमने बहुत बार वो बातें कर रखी हैं, राइट। नंबर 2, मुझे लगता था कि बैंक में पैसा होता था ना, मैं उसे कहीं भी खर्च कर सकता था। FD बना के छोड़ दे तो बैंक में दिखता नहीं था, FD में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको, और सेविंग्स में इतना पैसा रखना मुझे सही नहीं लगता था कि 3-4% रिटर्न कमाए, तो आर्बिट्राज में डाल दिया और वहाँ से STP करा दी, सुखी है। बिल्कुल एकदम ऐसा महसूस होता है कि चलो हर महीने एक बड़ा अमाउंट जाके चुपचाप इक्विटी में पार्क हो जाता है। एंड यू नो ये भी मिस्टेक से सीखा है मैंने, क्योंकि फिर मैंने ये सब सीखने के लिक्विडिटी को जब मैं समझ में आ गया, उसके बाद में देखा था यार पैसे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मैंने वेट भी किया, मैंने बड़े हैपोजिट मैनर में इन्वेस्टिंग करता था, हैपोजिट मैनर में। मोरोवर वो आपको क्लियरली दिख नहीं रहे, लाइक FDs आप रोज जाके चेक नहीं कर रहे कि आप डिप्लॉय कर सकते हो पैसे, नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो ये चीज़ मैंने समझी कि आप सिस्टमैटिक वे में जाएं। SIP और STP से अच्छा कुछ नहीं है, और SW भी भूल जाएं, भगवान के लिए SW भूल जाएं, वो बाद में आएगा, उसको बाद में देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप करें, राइट। एंड एक और मैं चीज़ शेयर कर देता हूँ आपके साथ जो मैंने सीखी। तो 1 इज़ ओवर एस्टिमेशन ऑफ लिक्विडिटी। नंबर 2, प्लीज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग को कभी भी आप छोटा ना समझें। ये यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर के पोस्ट जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स को गलत बताते हैं, इनसे दूर रहिए, राइट। अच्छा, मैं इनके इन्फ्लुएंस में नहीं था, मेरी अपनी मिस्टेक थी, राइट। लेकिन आजकल जो चल रहा है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप उनके इन्फ्लुएंस से दूर रहिए। आई थिंक जब आपकी ये मिस्टेक हुई है तब इतना ज़्यादा था भी नहीं सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें। यस। और तीसरी बात पता है क्या है? तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, प्लीज़ डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, नेवर ट्राई टू डू इट। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कोविड में लोगों ने स्टॉक्स बेचे, क्या क्या सोच के बेचे, मैं आपको बताता हूँ। 2020 में अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं हुई। अब तो 10 साल तक देखना स्टॉक मार्केट ऐसे ही बढ़ी रहेगी। 10 साल, वो 1 साल नहीं रुकी। एक और चीज़ थी कि मतलब स्पेसिफिक कोई भी एक्स शेयर है या स्टॉक है, सो वो और ज़्यादा गिर जाएगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो बुक कर ही लेते हैं। यस, मार्केट और गिरेगी, शेयर और गिरेंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, आप देखना कैसे डबल चोट कैसे पहुंचती है। नंबर 1, दे वेंट आउट ऑफ द मार्केट एट ऑल टाइम लो, देन दे केम बैक एट ऑल टाइम हाई, राइट, या थोड़ा सा उसके समय के बाद आए, राइट। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, शायद वो वापस इन्वेस्ट इन, पैसा खर्च हो जाता है, जब बैंक अकाउंट में आता है तो वो रुकता नहीं है। यस, तो प्लीज मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। शुरू करें, राइट। अगर आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में आएंगे, यू विल नेवर बी एबल टू इन्वेस्ट, नेवर बी एबल टू इन्वेस्ट। तो आई थिंक ये 3 ही लेसन्स हैं। ऐसे तो मैं बैठा रहूँ तो हम पूरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पुअर चार्लीज एल्मनैक पूरी पढ़ देंगे यहाँ पे, बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, जो टॉप 3 लेसन्स हैं वो ये हैं, राइट। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड काफ़ी सारे हेटर्स को भी बहुत कंटेंट मिल गया होगा कि चलो अब जरा इसको जो है वो हम लोग रोस्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम। याद रखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फॉर अ रीजन एंड इट इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। मैंने अपनी गलतियां आप लोगों को बताई, अपने लेसन्स आप लोगों को बताए। आप लोग भी अगर चाहें तो अपना पोर्टफोलियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर रिव्यू कर सकते हैं। पावर अप मनी पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और सारे फंड्स को देखिए, कौन सा ऑन ट्रैक है, कौन सा ऑफ ट्रैक है, और कौन सा जो है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है, राइट। एंड अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।